नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त रामतीर्थ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। साथियों, हमने पिछली क्लास में आपको सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी कि एमडीजी कराए थे। आज की क्लास में हम आपको सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कराएंगे। और ये एसडीजी और एमडीजी जो हैं ये दोनों पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में पूछे जाते हैं, तो आपको इन दोनों को बहुत अच्छे से याद करना है। एमडीजी में हमारे टोटल 8 गोल थे 1 से लेकर 8 तक, और एसडीजी में हमारे 17 गोल होंगे 1 से लेकर 17 तक। ठीक है, तो साथियों, हमने जो क्रैश कोर्स कराया है इस चैनल के माध्यम से, उस क्रैश कोर्स को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और मैराथन क्लास भी हमने करा रखी है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो साथियों, उन क्लासों को आप जरूर देखें जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथियों करते हैं हम आज के क्लास की शुरुआत। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि एसडीजी एक आयोग आया था 1987 में, जिसका नाम था ब्रटलैंड आयोग। ठीक है, ब्रटलैंड आयोग ने सबसे पहले धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी थी। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होती है, देखो इसमें क्या है। इसकी परिभाषा ये होती है कि जो आज हमारे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है, इनका हम इस तरह से यूज करें कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको भी ये प्राकृतिक संसाधन मिल सके, यानी वो भी इनका लाभ उठा सके। ऐसा ना हो कि हम इतने ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का यूज कर लें कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए बचे ही ना। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे गोल बनाए गए थे ब्रटलैंड रिपोर्ट में, जो कि हमारे एसडीजी में आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, और ये प्रोग्राम शुरू हुआ था पर्यावरण और विकास के नाम से। ठीक है, एक रिपोर्ट आई थी पर्यावरण विकास, एक सुझाव कह सकते हैं हम इसे, गठित हुआ था, और इसके माध्यम से एक आयोग गठित हुआ था। ये रिपोर्ट आई थी और इसके माध्यम से एक आयोग गठित हुआ था जिसका नाम था ब्रटलैंड आयोग। ठीक है, यानी कि ब्रटलैंड कमीशन। इसी ने सबसे पहले धारणीय विकास की परिभाषा दी थी, जो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको एमडीजी पढ़ाया था, एमडीजी की जो समय काल था वो 2000 से 2015 तक था। ठीक है, फिर इसको रिप्लेस करके 2015 से और 2030 तक एसडीजी स्टार्ट किए गए, 2015 से और 2030 तक। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। और आपको कौन सी रिपोर्ट आई थी पर्यावरण विकास पर 1987 में, और आयोग जिसका नाम था ब्रटलैंड आयोग। ठीक है, ये 2-3 चीज़ आपको याद रखनी है। हालांकि धारणीय विकास की परिभाषा आपने नहीं पूछने वाला है, और हो सकता है कुछ शब्दों में पूछ ले, तो इन चीज़ों को आप याद रखें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अब जो एसडीजी हैं। एसडीजी में टोटल 17 गोल हैं हमारे। ठीक है, 17 गोल, और 17 गोल के साथ यहाँ जो टारगेट है एसडीजी के वो 169 है। ठीक है, टारगेट कितनी है, 169 है, और जो गोल हैं वो 17 गोल है। ठीक है, तो इन 17 गोल के माध्यम से हम 169 टारगेट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बात करते हैं कि ये 17 गोल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला गोल जो हमारा है, पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करना। ठीक है, तो आजकल जैसे कि गरीबी है, गरीबी जो अविकसित देश हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नंबर 1 हमारा गोल है कि नो पॉवर्टी, बिल्कुल पॉवर्टी को क्या करना है, ख़त्म करना है, पॉवर्टी को नहीं रखना है। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसी परियोजनाएं या ऐसी योजनाएं लाई जाएंगी, ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिनसे कि गरीबी को समाप्त किया जा सके। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपने दूसरे गोल के बारे में। ठीक है, गरीबी के बाद हम किसको खत्म करेंगे, जीरो हंगर। नंबर 2 पर है जीरो हंगर, यानी कि भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। देखो, जब कृषि टिकाऊ होगी तभी हम भूख की समाप्ति कर सकते हैं,
उसके लिए बेहतर पोषण भी होना चाहिए और हमारी खाद्य सुरक्षा भी सही से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा लक्ष्य हो गया। पहला लक्ष्य क्या था? गरीबी को समाप्त करेंगे। दूसरा लक्ष्य हमारा है कि भूख को समाप्त करेंगे, खाद्य सुरक्षा सही से होगी, बेहतर पोषण होगा और टिकाऊ कृषि होगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपने तीसरे गोल के बारे में। सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि अगर कोई भी देश, अगर वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा अगर ठीक है, तो काफ़ी हद तक ये दो चीज़ें अगर अच्छी हैं किसी देश की, तो उस देश का इम्प्रूवमेंट काफ़ी हद तक बहुत अच्छा होता है। पहले में गरीबी को समाप्त किया, दूसरे में हमने भूख को समाप्त किया, कृषि को बढ़ावा दिया, ठीक है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया। अब तीसरे में हम क्या करेंगे कि जो स्वास्थ्य है, लोगों के स्वास्थ्य है, उसको मतलब सही करेंगे और अच्छी सुविधाएं लेकर आएंगे, अच्छी हॉस्पिटल खुलवाएंगे। तो इन चीज़ों से ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आएंगी और इससे क्या होगा, लोगों को फायदा होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपने चौथे गोल के बारे में, जो कि है क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, इसमें समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। ठीक है, यानी कि समावेशी का मतलब है कि सबको शिक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी को दे दी किसी को ना दी, सबको शिक्षा दी जाएगी और ये शिक्षा न्याय संगत होगी, गुणवत्ता युक्त होगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपने पांचवे की पॉइंट के बारे में। ठीक है, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। मतलब कि ये जो फर्क है ना कि साहब ये लड़की है ये लड़का है, इस फर्क को क्या किया जाएगा, इस फर्क को कम किया जाएगा, यानी कि जेंडर इक्वालिटी। इस फर्क को क्या किया जाएगा, इस फर्क को कम किया जाएगा। लड़की लड़का एक समान रहें और उन्हें लड़कियों को जो है हर क्षेत्र में बराबर समान अवसर प्राप्त हो। ठीक है, बराबर अवसर प्राप्त हो। अब जैसे आपने देखा होगा पहले जो है हमारे यहाँ इंडियन आर्मी में लड़कियां नहीं जाती थी। ठीक है, लेकिन अब इनकी भर्ती शुरू हो गई है। हमारे यहाँ जो है लड़कियां ट्रेन भी चला रही हैं और बहुत बहुत अच्छी पोस्टों पर भी अब जाने लगी हैं। तो इससे क्या है ना कि अगर, मेरा तो ये मानना है कि अगर हम महिलाओं को बराबर का हक दें, महिलाओं को अगर बराबर का हक दें, हर डिपार्टमेंट में अगर ये काम हो जाए, तो जो चीज़ें हैं, मतलब जो ग्रोथ है ना, वो काफ़ी हद तक बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर किसी ऑफिस में एक महिला ऑफिसर है, तो अगर वह काम कराने जाएंगे तो वह काम जल्दी हो जाता है। और आपने आज तक बहुत ही कम सुना होगा कि कोई महिला जो है करप्शन के केस में फंसी हो। ठीक है, अधिकतर कौन लोग फंसते हैं, अधिकतर पुरुष लोग करप्शन के केस में फंसते हैं। तो मेरा ये मानना है, बाकी आपका अपना मानना हो, कि अगर महिलाओं को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए तो हमारे देश में जो है एक स्वच्छ शासन जो है आ सकता है। आगे हम बात करेंगे अपने छठे गोल के बारे में। ठीक है, तो छठे गोल में जो छठा गोल है एसडीजी का, वो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। यानी कि जो पानी है पीने का, वो स्वच्छ पानी हो, सभी के लिए स्वच्छता, और सैनिटेशन का मतलब स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता। सैनिटेशन का मतलब होता है कि जो हमारे जो नदी नाले होते हैं, इनको जो है बहुत अच्छे तरह से प्रबंधन करना, ताकि इनका जो है विपरीत प्रभाव न तो वातावरण पर पड़े और ना वहाँ रहने वाले समाज पर पड़े। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपने सातवें गोल के बारे में, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। यानी कि एक ऐसी मतलब ऐसी ऊर्जा को बढ़ावा देना जो कि हर कोई अफोर्ड कर सके। ठीक है, मतलब सस्ती हो, विश्वसनीय हो और टिकाऊ हो। ठीक है, और आधुनिक ऊर्जा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना, इसका ये गोल था, सातवें गोल का। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आजकल जो है सौर ऊर्जा है। ठीक है, मतलब ऊर्जा भी पैदा हो जाए, उससे हमारे समाज को बहुत ज़्यादा फायदा हो और वातावरण को कम से कम नुकसान। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अभी थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, इनसे क्या होता है, इनसे बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट निकलता है, वेस्ट भी निकलता है, कार्बन, धुआं वगैरह। मतलब ये एक तरह से ना पूरी तरह से पृथ्वी को जो है, जो क्लाइमेट है उसको बहुत ज़्यादा और जो है हार्मफुल है ये चीज़। ठीक है,
तो अगर आप ये देखो, ये पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप उनका यूज कर दें तो काफ़ी हद तक जो है, जो पर्यावरण को नुकसान होता है इन चीज़ों से, वो रुक जाएगा, ठीक है। और इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा क्लाइमेट चेंज पर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अपने 8वें गोल के बारे में, ठीक है। 8वें गोल का नाम है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार और उत्पादन और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, ठीक है। नवा गोल जो हमारा है, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब जितना भी जो रोड हैं, रेल हैं और ब्रिज हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे, ताकि जो और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज खोलेंगे, ठीक है, सतत औद्योगिकरण करेंगे, ताकि जो हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या है ये दूर हो जाए, ठीक है। अगर हम ये काम करने में, यहाँ ये जो 17 के 17 गोल हैं, अगर मैं मानता हूँ कि अगर ये 17 गोल किसी भी देश ने कर 100% तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर 70% भी कंप्लीट अगर कोई देश अगर इन्हें कर लेता है तो काफ़ी हद तक जो है उस देश की इकोनॉमी काफ़ी हद तक बहुत सही हो जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अपने 10वें गोल के बारे में, देशों के बीच और भीतर, यानी देशों के, एक हमारा देश हो गया इंडिया, ठीक है, ये इंडिया हो गया। अब देखा होगा आपने कि कुछ लोग कहते होंगे साहब मैं यूपी से हूँ, और दूसरा कहता है मैं बिहार से हूँ। इस बात पर ही तनातनी होती है, जबकि ये दोनों भूल जाते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, हम अखंड भारत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, ठीक है। यानी पहले आप यूपी और बिहार के बाद में पहले कहाँ के हैं, पहले आप इंडिया के, ठीक है। तो देशों के बीच मतलब दो देश हैं, उनके बीच भी और देश के अंदर भी असमानता को कम करना, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अपने 11वें गोल के बारे में, और 11वें गोल में बात की है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज के बारे में, ठीक है, यानी कि सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर को मानव बस्तियों का निर्माण करना, ठीक है। देखो आपने देखा होगा कि आजकल की जो बस्तियां होती हैं, आप कहीं जाएं किसी शहर में आपको एक आध बस्ती ऐसी जरूर मिल जाएगी जहाँ जो है बड़ी गंदगी, ना वहाँ कोई पानी निकलने का सिस्टम होगा, ना कोई सैनिटेशन का अच्छी व्यवस्था होगी, ना वहाँ कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी। मतलब क्या है, वह पूरा मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा जो है वो कह सकते हैं कि लोअर लोअर जगह होगी, मतलब वहाँ सुविधाओं का ना बहुत बड़ा अभाव होगा। तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, लचीले और टिकाऊ शहर, मानव वस्तुओं का निर्माण करना और उनको सुरक्षा देना, और बाकी जो पीछे गोल्स में बात की गई है उनको वो सुविधाएं हम जो है प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 12वें गोल के बारे में, यानी कि स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। अब ये थोड़ी है कि आपने जो है किसी चीज़ का उत्पादन किया, जैसे कि मान लो आपने गेहूं का उत्पादन किया, ठीक है, या फिर धान का उत्पादन किया। आपने देखा होगा कि एक समस्या पंजाब में बड़ी होती है, ठीक है। पंजाब में क्या होती है, पराली जलाते हैं लोग। अब इस पराली जलाने से क्या होता है ना कि धुआं निकलता है, और वो धुआं जो उड़कर कहाँ जाता है, दिल्ली आ जाता है, ठीक है। जिससे दिल्ली वासी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। भैया आप उत्पादन करो, लेकिन उत्पादन ऐसा करो कि उसका जो विपरीत प्रभाव है ना वो किसी दूसरे पर ना पड़े। इस पराली को मत जलाओ, इससे और बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है, वो करो। फिर स्थायी खपत करो। अब तुमने कुछ लोग देखा होगा कि कुछ लोगों ने जो है कोई चीज़ खाई, पॉलीथीन ली या फिर कोई और भी गंदगी ली, वो इधर उधर कर दी। नहीं, तो कोई यहाँ डस्टबिन दी गई है, ठीक है, डस्टबिन दी गई है, इनका प्रयोग कीजिए। या फिर अपने हिसाब से आप कुछ कर सकें जिससे कि जो आपको वेस्ट निकल रहा है, गंदगी निकल रही है, उसका वातावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े, ठीक है। तो ऐसा इस गोल में बात की गई है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अपने 13वें गोल के बारे में, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। अब देखो आप क्या कर रहे हैं, आजकल का जो मानव है, चाहे वो किसी भी देश के बारे में बात कर लो, सबको ना क्या है, सबको होड़ लगी हुई है। सबको होड़ लगी हुई है किसकी, कि भैया हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन इस होड़ के चक्कर में क्या हो रहा है, इस होड़ के चक्कर में किसका नुकसान हो रहा है, पृथ्वी का नुकसान हो रहा है। सब लोग इंडस्ट्री बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक नियम कानून होता है उसको कोई नहीं अपना रहा है, ठीक है।
उसको कोई नहीं अपना रहा है। इससे क्या हो रहा है, पृथ्वी को नुकसान हो रहा है। पृथ्वी का जो वर्तमान जो जलवायु है उसमें चेंज आ रहा है, यानी कि जो दीर्घकालीन तापमान है पृथ्वी का, दीर्घकालीन तापमान है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है। 1980 से लेकर और अब तक वर्तमान तक लगभग 1 डिग्री के समथिंग जो है जो है तापमान में बढ़ोतरी हो चुकी है। और समुद्र का जो जल स्तर पहले था, समुद्र का जो जल स्तर पहले था उसमें 8 इंच की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो अगर ऐसा ही रहा और बढ़ते तापमान का जो हमारे यहाँ जो अपने भारत में गेहूं है, ठीक है, गेहूं है, फसल है, इन पर बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है स्विस रे इंस्टीट्यूट। क्या? स्विस रे इंस्टीट्यूट। इसने कहा है कि अगर भारत समय रहते नहीं चेता तो 2050 तक जो है भारत की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। और यहाँ की जो गेहूं की फसल होती है इस पर लगभग 1/4 से भी ज़्यादा जो है विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मतलब अगर आज 1 क्विंटल गेहूं आप पैदा करते हैं ना, तो 75 किलो गेहूं पैदा करेंगे। और अगर ये वाली कंडीशन इंडिया में हो गई तो इंडिया की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि भूखे मरना पड़ेगा। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन आज के समय में बहुत बड़ी जो है समस्या होने वाली है। इसको मैं तो ये कहूँगा कि जितनी जल्दी आप हो सकें उतनी जल्दी इसके लिए जो है तैयार रहें। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप ऐसी चीज़ों का यूज़ करें कि वातावरण को नुकसान कम से कम पहुँचे। ठीक है, अगर आप मान लो कोई किसी फैक्ट्री के मालिक हैं तो उसका जो वेस्ट निकल रहा है उसका प्रबंधन अच्छे से करें। हो सके तो आप कहीं जाना है तो वहाँ अगर थोड़ी दूर जाना है तो पैदल जाने का प्रयास करें, या फिर थोड़ा और, या आप थोड़ा दूर जा रहे हैं तो बाइक की जगह साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप इतनी दूर जा रहे हैं कि जहाँ बाइक से जाना जरूरी तो वहाँ बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। तो ये अगर छोटी छोटी आप कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारी पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान में बहुत कमी आएगी। ठीक है, और देखो जो जलवायु परिवर्तन होता है इसका जो मेन कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग। अब आपने देखा होगा पहले इतने फ्रिज कूलर टीवी नहीं होते थे, क्योंकि इनसे टीवी से कोई मतलब नहीं है, वो बोल गया मैं। फ्रिज कूलर इनसे क्या निकलता है, इनसे CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। इससे हमारे पृथ्वी के वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होती है। और ये बढ़ोतरी क्या करती है, ये बढ़ोतरी जलवायु परिवर्तन का कारण है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कैसे कैसे वातावरण गर्म कैसे होता है। वातावरण गर्म कैसे होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जैसे CO2 हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, CFC हो गया, ओजोन हो गया। अब देखो ओजोन वैसे तो हमारी पृथ्वी के लिए क्या है, बहुत फायदेमंद है, लेकिन कहाँ फायदेमंद है, ये केवल ओजोन मंडल में है तब फायदेमंद है। अगर ये धोखे से कहाँ आ जाती है, क्रिया करके अगर ये पृथ्वी की सतह पर बन जाए ना, इसको बोलते हैं सतही ओजोन। क्या बोलते हैं? सतही ओजोन। अगर ये पृथ्वी के सतह पर आ जाती है बहुत खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि CO2, NO, CFC और हमारा जो ओजोन ये क्या करती है ना, ये जो सूर्य का तापमान आता है इसको क्या करती है, ये सूर्य की जो किरणें आती हैं इसको पृथ्वी से, ये पृथ्वी है, ये किरणें इसको बाहर नहीं जाने देती पृथ्वी से। जब पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती है तो ये यहीं की यहीं रुक जाती है पृथ्वी पर। तो क्या होता है, इससे हमारे पृथ्वी में गर्मी बन जाती है और इसी की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो कि मेन कारण किसका है, जलवायु परिवर्तन का। ठीक है, तो ये आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वाले गोल को आप क्लाइमेट एक्शन को बहुत अच्छे से याद रखें। आगे हम बात करेंगे अपने 14वें गोल के बारे में, लाइफ बिलो वाटर, यानी कि पानी के अंदर जीवन या पानी में जीवन। ठीक है, या पानी के नीचे जीवन, स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करना। अब आपने देखा होगा कि समुद्र भी हमारे क्या होने लगे हैं, समुद्र भी हमारे गंदे होने लगे हैं। कैसे होने लगे हैं? मान लो ये एक नदी चल रही है और ये समुद्र में जा रही है, तो कुछ फैक्ट्री मालिक क्या करते हैं, इसमें जो अपना गंदा पानी फैक्ट्री का छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमारी पृथ्वी और ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगी। और इससे क्या होता है कि जो पानी में जितने भी जीव रहते हैं, मछली वगैरह, उनको क्या होता है, उनको विपरीत प्रभाव पड़ता है और वो मरने लगती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको भी जो है सुधारना चाहिए। आगे हम बात करेंगे अपने 15वें गोल के बारे में, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को
रोकने का प्रयास करना। ठीक है, यानी कि लाइफ ऑन लैंड, जीवन कहाँ, पृथ्वी पर जीवन। अब आप जीवन तो बढ़ा रहे हैं, पता पड़ी कि आप बहुत ज़्यादा जो है जंगलों को काट रहे हैं, ठीक है, भूमि क्षरण कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों से आपको क्या होना पड़ेगा, इन चीज़ों के प्रति सजग होना पड़ेगा। देखिए जितना ही ये सरकार का काम है, उतनी क्या है हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर हम सहयोग करेंगे तब ये चीज़ें हो सकती हैं, वरना आने वाले दिनों में क्या होगा, पृथ्वी एक जहरीला ग्रह बन जाएगा। ठीक है, जहरीला ग्रह बन जाएगा, और ये बिल्कुल सत्य बात है, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। अगर हम अभी नहीं चेते तो ये 100% होकर रहेगा। और आप समझ रहे होंगे कि ये बहुत दिन के बाद होगा, नहीं, आपको 15 से 20 साल में इसका असर देखने को मिलेगा। असर तो खैर अभी आने लगा है, देख रहे हो आप, कभी बरसात होनी चाहिए कब हो रही है, जहाँ बरसात होनी चाहिए वहाँ नहीं हो रही है, या फिर बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, तो इन चीज़ों से आपको क्या है, इन चीज़ों से सीख लेकर छोटे छोटे काम अपने स्तर पर करने हैं, ताकि हम पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ अपना सहयोग दे सकें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपने 16वें गोल के बारे में। 16वें गोल में हमने बात की है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी जवाबदेह बनाना, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। आगे हम बात करेंगे अपने लास्ट गोल के बारे में, यानी कि 17वां गोल, और ये बात हुई है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना। ठीक है, तो आपके लिए जो एग्जाम है नेट का, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका 17। ठीक है, 17 के बाद आपको पढ़ना है 14वां। ठीक है, 14वां और आपका ये 13वां वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए, आ सकता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन जो है हमारा करंट का मुद्दा है, ये भी पढ़ लें आप, अच्छा है, आ सकता है। ठीक है, बाकी आपको ये ऊर्जा वाला है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, ऊर्जा से पिछले साल पूछा गया था कि जो सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा जो होती है, इसमें 3-4 राज्य दिए गए थे और पूछा गया था ऊंचाई के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि मतलब समुद्र तल से ऊंचाई के हिसाब से कौन से जो है राज्य पहले या बाद में पड़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखें। और हमें एक और पढ़ना है, ये वाला भी, जेंडर इक्वालिटी वाला भी पढ़ना है आपको। ठीक है, अच्छे से। और इसके बाद ये तो आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा वाला तो आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारे गोल थे, गोल आपको हमने करा दिए हैं। कल से हम इकोनॉमिक्स की क्लास कराएंगे फिर से। ये दोनों वैसे पेपर फर्स्ट और दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ क्लासेस नहीं हो पाई थी, थोड़ा बिजी रहा था, बट अब डेली क्लास आएगी, मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। तो साथियों, थैंक यू। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और जो साथी हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और हमारी प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर जाकर देखें, वहाँ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं और क्रैश कोर्स भी करा रखा है, उसको देखें। ठीक है, तो साथियों, मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।